एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। तो आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरी का सेकेंड चैप्टर नेटवर्क थ्योरम। इसमें हम एसी सर्किट और डीसी सर्किट को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है जिसमें दिया हुआ है एसी सर्किट एंड एलिमेंट्स फंडामेंटल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एसी फंडामेंटल्स आर नेसेसरी टू एनालाइज द नेटवर्क एंड सर्किट दैट कंसिस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्सेस, करंट सोर्सेस, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मीन्स इसमें बताया गया है कि एसी फंडामेंटल हमें ज़रूरी है, इसलिए हमें नेटवर्क को कोई भी नेटवर्क को समझने के लिए और फिर बहुत सारा सर्किट को सॉल्व करने के लिए, जैसे एसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें ये ज़रूरी है, जैसे एसी वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इस सब को सॉल्व करने के लिए हम लोग एसी फंडामेंटल पढ़ना ज़रूरी है। हम लोग को फिर से दिया हुआ है टू सॉल्व एसी फंडामेंटल्स प्रॉब्लम वी रिक्वायर्ड द कन्वर्जन फ्रॉम पोलर टू रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म। मीन्स हम लोग को एसी फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरी है रेक्टेंगुलर फॉर्म के बारे में जानना, पोलर फॉर्म के बारे में जानना और इन दोनों का कन्वर्जन। मीन्स अगर कोई हमें दिया हुआ है रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो हमें उसे कैसे पोलर फॉर्म में करना है, पोलर फॉर्म में हमें कुछ दिया हुआ है तो उसे हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे करेंगे, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग देखते हैं लेट जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी वेयर, जैसे कि जेड यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। मीन्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई। ठीक है, मीन्स एक्स हम लोग का जो है वो हम लोग का रियल नंबर है और वाई जो है हम लोग का इमेजनरी क्वांटिटी है, इमेजिनरी क्वांटिटी। एक्स इज़ रियल क्वांटिटी और वाई हम लोग का इमेजिनरी क्वांटिटी है। द इक्वेशन शोन अबव is in rectangular form. The same equation can be represented in polar form. मीन जो इक्वेशन हम लोग का रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ था उसी इक्वेशन को हम लोग पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। मीन्स ये जो है ये हम लोग का रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और ये जो है हम लोग का पोलर फॉर्म में है। इसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। अगर यहाँ पे इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आर मैग्नीट्यूड को हमेशा हम लोग आर से डिनोट करते हैं। आर मीन्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, और मैग्नीट्यूड का हम लोग मोड निकालेंगे कि अगर मैग्नीट्यूड अगर वो नेगेटिव में आ रहा तो हम उसे हमेशा प्लस में लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सॉल्व किया गया है, हम लोग का वो नंबर था तो रूट अंडर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू जो भी आएगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 5 + 3j, लिखते हैं 4 + 3j। ठीक है, जेड का वैल्यू हम लोग को इतना दिया हुआ है तो हमें इसको ये हम लोग का रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसे हम लोग पोलर फॉर्म में करते हैं। तो पहले हम लोग आर निकालेंगे। आर मीन्स मैग्नीट्यूड, मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ओवरऑल इसमें सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 मीन्स 25, रूट अंडर 25 मीन्स 5। मीन्स आर हम लोग का 5 निकल गया। ठीक है, ऐसे हम लोग आर निकालेंगे। फिर हम लोग को थीटा मीन्स मैग्नीट्यूड, इसका फेज़ निकालना पड़ेगा। फेज़ निकालने का फॉर्मूला होता है tan इन्वर्स इमेजनरी बाय रियल। ठीक है, tan इन्वर्स इमेजनरी बाय रियल मीन्स हम लोग का जो भी इमेजनरी नंबर है उसको और रियल से डिवाइड कर देंगे। tan इन्वर्स मीन्स अगर इमेजनरी बाय रियल हम लोग का 60 आता है, फिर 30 आता है, जितना भी आता है तो 10 30 का वैल्यू जितना होता है, जितना एंगल होगा, अगर 10 इन्फिनिटी आया तो 90 हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग फेज़ निकालेंगे उसका। सो इफ़ वी नो द रेक्टेंगुलर फॉर्म वी कैन ईजिली डिटरमाइन द पोलर फॉर्म। अगर हम लोग को रेक्टेंगुलर फॉर्म पता है तो इससे हम लोग आसानी से पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग दो को कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी लेते हैं Z1 और Z2। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। Z1 का वैल्यू दिया हुआ है x1 + jy2 और Z2 का वैल्यू दिया हुआ है x2 + jy2। इफ़ पोलर फॉर्म दिस टू क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड, दोनों पोलर फॉर्म इसको क्वांटिटी में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Z1 को जैसा कि x1 + jy2 है। ठीक है, इसको हम लोग मोड निकालेंगे। Z1 मीन्स मोड निकालेंगे, मतलब
आर मैग्नीट्यूड निकाल के मोड निकाल देंगे और एंगल में tan इनवर्स y1/x1, ये हम लोग का पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही Z1 मोड कितना बराबर होता है, जैसे कि वहाँ पे नीचे वेयर करके नीचे लिखा हुआ है √x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, और Z2 का हम लोग मोड निकालेंगे तो √x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अगर x1 की जगह कोई नंबर हो सकता है, y2 की जगह भी कोई नंबर हो सकता है, पर j की जगह कोई नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, नीचे प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है। Z1 प्लस Z2, अगर हम लोग का Z1 और Z2 प्लस में दिया हुआ है तो Z1 का जो भी वैल्यू रहेगा मीन्स रियल नंबर को रियल नंबर के साथ जोड़ेंगे, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। और अगर वो सब्ट्रैक्शन में रहा तो रियल नंबर को रियल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन्स एक एग्जांपल देखते हैं, 5 + 8j, ठीक है। तो और हम लोग का है 3 + 2j, ये है Z1, ये है Z2। हम लोग इसको कैसे करेंगे, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ जोड़ेंगे, मीन्स 5 × 8 हो जाएगा। ये दोनों को रियल के साथ जोड़ेंगे 8 प्लस, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ेंगे मीन्स 10j, ठीक है। अब वहीं यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन रहता जैसे कि 8 रहता, 8 - 2j, ठीक है, और 5 + 3j। अगर ऐसे सब्ट्रैक्शन रहता तो 8 में हम लोग 5 को घटाते तो 3 आता, और ये हम लोग का पहले से 3 प्लस में है, नीचे ये माइनस हो जाता, ये तो माइनस ही रहता मीन्स -5j हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर 2 भी प्लस में रहता तो हम लोग माइनस कर देते तो -1 होता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं Z1 मल्टीप्लिकेशन बाय Z2, मीन्स Z1 Z2 दोनों अगर मल्टीप्लिकेशन में रहा तो पहले हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले हम लोग Z1 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, और फिर Z2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर दोनों को मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका Z1 Z2 का हम लोग एंगल निकालेंगे। मीन्स पहले Z1 का हम लोग एंगल निकालेंगे, tan इनवर्स मीन्स फेज़ एंगल निकालेंगे, फिर Z2 का फेज़ एंगल निकालेंगे, फिर दोनों का एंगल को जोड़ देंगे, ठीक है। और वही अगर Z1/Z2 मीन्स दोनों डिवाइड में रहा तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, पहले हम लोग दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर दोनों का मैग्नीट्यूड को डिवाइड करेंगे और फिर एंगल को माइनस करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो एंगल जुड़ जाएगा और अगर डिवीज़न में है तो एंगल माइनस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं रजिस्टेंस, ठीक है। रजिस्टर एक पैसिव डिवाइस है, ठीक है। रजिस्टर जो है हम लोग का एक पैसिव डिवाइस है और इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल R। इसको हम लोग R सिंबल से डिनोट करते हैं। इट रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन पोलर फॉर्म, इट इज़ राइटन एज R∠0। ये जो होता है करंट के फ्लो को रोकता है, मींस करंट को पास होने नहीं देता है, और पोलर फॉर्म में हम लोग रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं R∠0, ठीक है, R फॉर रेजिस्टेंस। अब हम लोग देखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, The inductance are represented by inductive reactance in AC fundamental circuit। मीन जो हम लोग का इंडक्टेंस होता है उसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं AC फंडामेंटल सर्किट में। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज़ द ओमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडक्टेंस। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो एक ओमिक रिप्रेजेंटेशन है इंडक्टेंस का, और इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग एक्सेल से डिनोट करते हैं। मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो हम लोग एक्सेल से डिनोट किया जाता है एंड गिव्स एक्सेल मींस एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा एल का वैल्यू होता है 2πfl, ठीक है, 2πfl, ठीक है। अगर वहाँ पे अगर इंडक्टिव कैपेसिटेंस रहता तो 2πfc होता, ठीक है, और ओम इसलिए लगाएं क्योंकि ये ओमिक रिप्रेजेंटेशन है, इसका यूनिट ओम होता है, ठीक है। वेयर एफ इज़ फ्रीक्वेंसी इन हर्ज, एफ जो है वो हम लोग का फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है हर्ज में, और एल जो है एल इज़ इंडक्टेंस, एल जो है इंडक्टेंस है हेनरी, इसका ऐसा यूनिट होता है हेनरी। इन पोलर फॉर्म इट इज़ राइटन एज एक्सेल 90 डिग्री। अगर ये पोलर फॉर्म में अगर हम लोग इसे लिखेंगे इंडक्टेंस को तो एक्सेल एंगल 90 डिग्री लिखेंगे, एंड इन रेक्टेंगुलर फॉर्म अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे
तो जे वोमेगा एल लिखेंगे और वोमेगा एल का वैल्यू हम लोग एक्सएल लिख सकते हैं, इसलिए जे एक्सएल भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जे एल अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये दोनों लिखेंगे, अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सएल 90 डिग्री लिखेंगे। यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट जो होता है ओम होता है। अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटेंस जो होता है उसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं इसी सर्किट में। कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी है एक ओमिक रिप्रेजेंटेशन है एज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लोग एक्सी से डिनोट करते हैं, जैसे हम लोग उसे एक्सएल से डिनोट करते थे, इसे हम लोग एक्सी से डिनोट करेंगे। और एक्सी का वैल्यू जो होता है उसमें हम लोग एक्सएल का वैल्यू होता था वो एक्सएल इक्वल टू वोमेगा सी, इसमें होता है 1 by वोमेगा सी, और वोमेगा सी का वैल्यू 2 पाई एफ सी। ठीक है, 1 by 2 पाई एफ सी। और सी इज़ कैपेसिटेंस इन फराड, सी का जो कैपेसिटेंस यूनिट फराड होता है। ठीक है, इन पोलर फॉर्म में हम लोग एक्सी को लिख सकते हैं माइनस में, एक्सी एंगल -90 डिग्री, और इंडक्टेंस में एक्सएल एंगल +90 डिग्री, इसमें -90 डिग्री। और रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी इसमें माइनस में ही रहेगा कि इसमें माइनस रहता है कैपेसिटेंस में, और इंडक्टर में प्लस में रहता है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ आर, एक्सएल एंड एक्सी प्रेजेंट इन द सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। मीन्स जो हम लोग का रेजिस्टेंस का, इंडक्टर का और कैपेसिटेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसी से हम लोग का, उसको हम लोग इम्पीडेंस ऑफ सर्किट का इम्पीडेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। अब हम लोग इसका कोई डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, जिसमें पैरामीटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पीडेंस फ्रॉम रेक्टेंगुलर, इम्पीडेंस फ्रॉम रेक्टेंगुलर, इम्पीडेंस इन पोलर फॉर्म। ठीक है, इम्पीडेंस पोलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और फेजर डायग्राम। ठीक है, पहले हम लोग रेजिस्टेंस का देखेंगे। रेजिस्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। इसमें वोल्टेज करंट जो होता है वो एक ही फेज में होता है। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जेड इक्वल टू मीन्स इम्पीडेंस इक्वल टू आर रेजिस्टेंस को डिनोट करता है, और इसमें ना तो ही कोई इंडक्टर है ना तो ही कोई कैपेसिटेंस है, इसलिए जे का वैल्यू हम लोग का 0 रहेगा, जे 0। और अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो जेड आर एंगल 0 डिग्री। और फेजर डायग्राम इसका कुछ इसी प्रकार है। अब हम लोग इंडक्टेंस का देखेंगे तो इसमें करंट जो होगा वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है, और इसमें मीन्स रेजिस्टेंस तो नहीं है, इसलिए रेजिस्टेंस की जगह 0 होगा। और जे के साथ हम लोग एक्सएल लिखेंगे, 0 + जे एक्सएल। और इंडक्टेंस में प्लस होता है, जे एक्सएल एंगल 90 डिग्री, और ये लैग करेगा, इसीलिए इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार है। और कैपेसिटेंस में करंट जो होता है वो लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री पे, इसीलिए इसका माइनस पे होगा और एंगल कुछ ऊपर की ओर बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोग इसमें जो एक सर्किट दिया गया है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को करंट निकालना है, जिसमें कि इसमें हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है इस सर्किट में पहले हम लोग देखेंगे। इसमें जो पहले हम लोगों को सर्किट में दिया हुआ रहेगा गिवन, पहले हम लोग उसे लिखेंगे। तो इसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है, वोल्टेज दिया हुआ है 40 वोल्ट और एंगल 30 डिग्री, और इंडक्टर का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 10। ठीक है, और 10 को हम लोग ओमेगा एल भी लिख सकते हैं। तो हम लोग को इम्पीडेंस निकालना है सर्किट का। मान लेते हैं कि जेड जो होगा वो सर्किट का इम्पीडेंस होगा। तो इसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ जेड का वैल्यू क्या होगा? रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 प्लस इंडक्टर का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो इंडक्टर को हमेशा प्लस में लेते हैं इंडक्टेंस को, इसीलिए हम लोग प्लस में लिखते हैं 10 + J10। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो हम लोग का रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म से हम लोग आगे नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग पहले इससे कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम लोग इसका मॉड निकालेंगे, या मीन्स मैग्नीट्यूड, मॉड बोलिए, फिर मैग्नीट्यूड निकाल के मॉड निकालेंगे। तो √x² + y का स्क्वायर, तो x का वैल्यू 10 है। ठीक है, x का वैल्यू 10 है यहाँ पे, तो वही 10 का स्क्वायर, फिर y का भी वैल्यू 10 है, तो √10 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर। तो ओवरऑल सॉल्व करने में हम लोग का आएगा 14.142, और एंगल निकालेंगे tan 1 10/10, और tan 1 का वैल्यू क्या होता है? 45 डिग्री। ठीक है, तो इसे हम लोग पोलर फॉर्म में लिख देंगे, z = 14.142 एंगल 45 डिग्री।
तो हम लोग को ओम्स लॉ पता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो पर यहाँ पर हम लोग आर की जगह जेड लेंगे, V इक्वल टू आई जेड। तो आई उधर साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा, V इस साइड आ जाएगा, तो आई इक्वल टू वी बाई जेड। वोल्टेज हम लोग का दिया हुआ है 40 एंगल 30 डिग्री, ठीक है कि वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है 40 एंगल 30 डिग्री, और जेड हम लोग निकाल लिए। फिर 40 को इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 2.8 आएगा। और ये एंगल जब ऊपर जाएगा, तो एंगल जब ऊपर जाता है, नीचे से अगर ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। अगर एंगल नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, अगर एंगल नीचे माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हम लोग का एंगल था +30 डिग्री, ठीक है। नीचे से एंगल जब ऊपर गया तो वो एंगल -45 डिग्री हो गया, ठीक है। तब हम लोग का ओवरऑल आया 2.8 एंगल 5 डिग्री, ठीक है। 2.8 एंगल -15 डिग्री हम लोग का आया, जिसके कारण करंट जो होगा वो लैग करेगा वोल्टेज से 50 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि हम लोग का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम, ठीक है। कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है, J10। और इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 10 मिली हेनरी, और वोल्टेज दिया हुआ है 100 एंगल 0 डिग्री। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। तो पहले जो जो हम लोग को दिया हुआ वो लिख लेंगे। रेजिस्टेंस 5 ओम, वोल्टेज 100 वोल्ट, ठीक है। एक्सएल मींस कैपेसिटेंस को हम लोग हमेशा माइनस में लेते हैं, इसीलिए -10 लिखेंगे। और इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 10 मिली हेनरी, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को कैपेसिटेंस, तो ठीक हम लोग को कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, -J, ठीक है, -10J लिख दिया हुआ है कैपेसिटेंस का, तो ठीक लिया हुआ। और यहाँ मिली हेनरी है, ठीक है, इंडक्टर का डायरेक्ट वैल्यू दिया, तो इससे हम लोग को ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे। तो इंडक्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं 2πfl, अगर कैपेसिटेंस रहता तो 2πfc लिखते हैं। तो 2π का वैल्यू होता है 22/8, ठीक है, उसको हम लोग काटेंगे तो उसका एक दूसरा वैल्यू होता है 3.14। तो 2 मल्टीप्लिकेशन बाई 3.14। और फ्रीक्वेंसी हम लोग का, जैसा कि फ्रीक्वेंसी हम लोग का दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ, तो इसको 50 हर्ट्ज लिखेंगे। और इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 10 मिली हेनरी, और मिली जो होता है, 1 मिली जो होता है वो 10⁻³ के बराबर होता है, ठीक है। और अगर माइक्रो रहता तो वो 10⁻6 के बराबर होता है। तो मिली है तो यहाँ पर 10⁻³ लिखेंगे। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का जे का वैल्यू आ जाएगा J 3.140 ओम। अब हम लोग जेड निकालेंगे, ठीक है। जेड मीन्स इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। तो जेड इक्वल रेजिस्टेंस हम लोग का 5 था, कैपेसिटेंस का वैल्यू था -J10, और इंडक्टेंस का वैल्यू हम लोग निकाले 3.140, ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 10 में -10 और ये प्लस में है, तो ओवरऑल -6.86 आएगा, ठीक है। अब हम लोग, ये तो हम लोग का रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो हमने बताया था रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और उसका मॉड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे √5 का स्क्वायर प्लस 6.86 का स्क्वायर, जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 8.489 आएगा। और एंगल y/x, ठीक है। तो y का वैल्यू दिया हुआ था 6.86 और x का वैल्यू 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल हम लोग का नेगेटिव में आएगा -53.91। तो पोलर फॉर्म में हम लोग इसे लिख सकते हैं Z = 8.489 और एंगल -53.91। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं V = IZ होता है। तो वोल्टेज हम लोग का पता है 100 वोल्ट, और Z हम लोग निकालें तो 100 में 8.489 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 11.78 आएगा। और ऊपर हम लोग का एंगल 0 डिग्री है और नीचे हम लोग का एंगल -53.91 है। तो जैसा कि हमको बताए थे, नीचे से अगर एंगल ऊपर में जाएगा, अगर नीचे -5 माइनस में है तो ऊपर जाके एंगल प्लस में हो जाएगा, तो ये 53 प्लस में हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग का जो आंसर आएगा 11.78 एंगल 53.91, जिसके कारण जो करंट जो होगा वो वोल्टेज से लीड करेगा 53.91। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में, और इसका कुछ AC सर्किट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ DC सर्किट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।